हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? फर्स्ट क्लास हमारी हुई इंडियन इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन क्लास थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट नॉन कॉमर्स के हैं, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आई होप उनके वो क्लास थोड़ा समझ में आया होगा। इंडियन इकोनॉमी के प्रति जो उनकी जिज्ञासा है, जो उनका वो डर है, वो थोड़ा उस क्लास को देखने के बाद ऐसे लगा होगा कि इंडियन इकोनॉमी है वो हम कर सकते हैं। एक अच्छा सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा इजी वे में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको इंडियन इकोनॉमी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी। सिलेबस के बारे में मैंने आपको सारी चीज बताई। क्वेश्चन थे पास्ट ईयर के, जो 2023 के क्वेश्चन थे किस टाइप से आते हैं उन पे हमने चर्चा करी। और आज हम जो चैप्टर देखेंगे वो है हमारा मौद्रिक नीति, बैंकिंग और आपके मुद्रास्फीति। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बैंकिंग के बारे में बेसिक सी जानकारियां बताऊंगा कि भारतीय जो बैंकिंग प्रणाली है वो किस हिसाब से काम करती है। देखिए दोस्तों, सिलेबस है वो पूरा एक दूसरे से इंटरलिंक है। इंटरलिंक बोले तो जैसे सिलेबस में दिया हुआ है आपके चीज बैंकिंग दिया हुआ है, सिलेबस में बैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे मौद्रिक नीति में डायरेक्ट पढ़ाने लग जाऊं आपको, ठीक है। मैं बताऊं मौद्रिक नीति, तो मेरे को मौद्रिक नीति से पहले मेरे को यह बताना पड़ेगा कि आरबीआई क्या है, क्योंकि मौद्रिक नीति का निर्माण कौन कर रहा है? वो आरबीआई कर रहा है। आरबीआई जब मैं आपको बताऊंगा तो मुझे बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा, तो मुझे बैंकिंग पहले बताना पड़ेगा। फिर मौद्रिक नीति हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें कंट्रोल क्या करना है? मुद्रास्फीति को। भाई किसी भी देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति क्यों अपनाता है, मौद्रिक नीति क्यों लागू करता है? कि देश की जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो सिलेबस में बैंकिंग अलग लिखा हुआ है, मौद्रिक नीति अलग लिखी हुई है और मुद्रास्फीति अलग लिखी हुई है। हम सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बैंकिंग को। देखिए, बैंकिंग पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक सी जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप कहाँ जाते हैं? जाहिर सी बात है, आप अपने घर वालों के पास जाते हैं क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, या अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, या फिर जब आप जॉब करने लग जाएंगे, जब आप बिजनेस करेंगे, तब आप कहाँ जाएंगे? आपको पैसा 5, 7, 10, 20 हजार नहीं चाहिए, आपको एक बड़े स्तर पे अमाउंट चाहिए। आपको होम लोन लेना है, आपको व्हीकल लोन लेना है, या फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ प्लांट्स खरीदने हैं, कुछ मशीनरी खरीदनी है, या फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी चाहिए। तब आप पैसा कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे? अब भारत जैसी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे हाउस होल्ड्स है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये पैसे का सिस्टम कैसे सर्कुलेट होता है उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था में एक शब्द होता है वित्त, फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं। इस वित्त का मतलब क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। बेसिक सी हम चर्चा कर रहे हैं बैंकिंग को पढ़ने से पहले। देखिए भाई, आदमी या तो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, या फिर आदमी क्या करेगा, आदमी जाएगा, जब बिजनेस करेगा तो वो स्टॉक मार्केट में जाएगा, जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये दो चीजें रन करती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। बैंक क्या करेगा इस पे? ब्याज लेगा और ब्याज देगा, दोनों ही चीजें होगी, ब्याज लेगा भी और ब्याज देगा भी। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब कंपनी अपनी कैपिटल को इश्यू करेगी, जब शेयर इश्यू करेगी, तो वो उस पे लाभांश देगी। लाभांश बोले तो लाभ में हिस्सा, लाभ में अंश, इसको डिविडेंड बोला जाता है इंग्लिश में। ये एक सामान्य सी चर्चा मैंने करी कि जब कंपनियों को पैसा चाहिए पूंजी के लिए तो वो शेयर जारी करते हैं, और जब हम जैसे लोग हैं या छोटे स्केल के बिजनेस है, जब वो पैसा चाहिए उनको बैंक से लोन लेते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसको फाइनेंस बोलते हैं, वित्त। तो वित्त किसको बोलते हैं? वित्त बोलते हैं, वित्त का मतलब है कि ये मुद्रा के प्रयोग का अधिकार है, कि भाई हम मुद्रा का प्रयोग है वो कैसे करें, हमारे पास एक अधिकार आ गया। इसको हम एक डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि वित्त का मतलब क्या होता है, मुद्रा के प्रयोग का एक अधिकार हमें मिल चुका है। हम पैसे को कैसे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो कैसे पैसे को हम खर्च करेंगे। अब देखिए,
ये सिस्टम कैसे चलता है, बैंकिंग सिस्टम या स्टॉक मार्केट सारा, कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था उसमें एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पैसे का सरप्लस है। सरप्लस बोले तो जैसे बचत करता, एक इंडिविजुअल है जो कुछ अर्न कर रहा है, कुछ अर्न करने के बाद उसके पास पैसे बच गए तो उसने अपने पैसे अकाउंट में जमा करवा दिए, या फिर उसने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए निवेश के पर्पज से। निवेश का मतलब अपनी इनकम को और ज्यादा करना। तो अर्थव्यवस्था में बचत करता होते हैं जिनके पास पैसा क्या है, सरप्लस है। तो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे सरप्लस क्षेत्र वाला एक एरिया है जहां पे पैसे का क्या है, आधिक्य है। और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पैसे का क्या है, अभाव है। एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पे पैसे का क्या है, अभाव है। तो जब सरप्लस वाले क्षेत्र से अभाव वाले क्षेत्र पे पैसा क्या है, हस्तांतरित होता है, पैसा जारी होता है, ट्रांसफर होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको वित्तीय बाजार बोलते हैं। ये सारी प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ मध्यस्थ चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि कोई कंपनी जाके किसी व्यक्ति को ही बोल दे कि ला मुझे पैसे दे, तेरे पास पैसे पड़े हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या चलता है कि हम जाते हैं बैंक के पास जब हमें होम लोन लेना है, हम सीधा किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो ब्याज की दर है वो बहुत ज्यादा लगाएगा। तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक के पास। या हम जब कंपनी रन करते हैं तो मुझे पैसे चाहिए तो मैं डिबेंचर जारी करूंगा, ऋण पत्र, या फिर मैं शेयर जारी करूंगा कि मुझे पैसा चाहिए। अब जनता क्या करेगी, जनता डायरेक्ट किसी कंपनी के पास थोड़ी जाएगी। जनता कहाँ जाएगी, जनता मध्यस्थ जो है स्टॉक मार्केट का जो काम करते हैं, जो कंपनीज है उनके पास जाएगी कि हमें शेयर खरीदना है। जैसे आपने अप स्टॉक नाम सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे मीडिएटर है जो आपके पैसे का निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा। तो सरप्लस वाले क्षेत्र से अभाव वाले क्षेत्र में पैसा क्या है, जा रहा है। ये एक जो प्रोसेस है उसको कौन संभाल रहा है, उसको संभाल रहा है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। ये इस पूरी प्रोसेस को कर रहा है। मेरा ये सारा बताने का उद्देश्य क्या है कि आपको अर्थव्यवस्था के प्रति थोड़ी जिज्ञासा बने, इंटरेस्ट बने आपका कि इकोनॉमिक कैसे पढ़ी जाती है। डायरेक्ट मैं आपको बैंकिंग बताने लग जाता, ये बैंकिंग का इतिहास है, ये है वो है। हम धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे, आपके प्री में भी काम आए और आपके मेंस में भी ये चीज काम आए। अब देखिए, मैंने आपको वित्तीय बाजार के बारे में बताया, तो मैं बात करूंगा भारतीय वित्तीय बाजार की। हम बात करते हैं भारतीय वित्तीय बाजार की, कि भारत में वित्तीय बाजार कैसे काम करता है। देखिए, वित्तीय बाजार होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं मुद्रा बाजार और एक को बोलते हैं पूंजी बाजार। एक होता है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट इसको बोला जाता है। और एक होता है आपके पूंजी बाजार, इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। देखिए, एक तो होता है लोन, ऋण, और एक होता है कैपिटल, यानी पैसा आप किस रूप में ले रहे हो। जब आप किसी कंपनी के पैसे वो शेयर खरीदते हो तो आपको ये थोड़ी लगता है कि आपने कंपनी को उधार दिया है, आपने उस कंपनी के लाभ में हिस्सा प्राप्त किया है। कंपनी ने आपसे कोई लोन नहीं लिया, कंपनी ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा दिया है, तभी तो वो आपको लाभांश देती है। पर यह भी एक फाइनेंस का क्या है, सोर्स है। जब कंपनी को जरूरत है, कंपनी अपने शेयर जारी करेगी, अपने लाभ में से हिस्सा लोगों को बेचेगी और लोग खरीदेंगे, तो कहां जाएंगे, पूंजी बाजार में। यानी कंपनी अपनी पूंजी का हिस्सा है वो इश्यू कर रही है। एक है मुद्रा बाजार, जब हम ऋण लेने जाते हैं बैंक से, बैंक में जाते हैं कि बैंक हमें लोन दीजिए, हम घर बनाएंगे, हम व्हीकल लोन लेंगे, उसको बोला जाता है मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार बेसिकली क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म जो आवश्यकताएं होती है उनके लिए होता है। शॉर्ट टर्म जो आवश्यकताएं होती है उनके लिए मुद्रा बाजार होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो है आपके बैंकिंग। ठीक है, बैंक में जाते हैं हम और पैसा उधार लेते हैं। पूंजी बाजार क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म आवश्यकताओं के लिए ये होता है, दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए। जैसे जैसे आपने नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट।
शेयर बाजार। अब किसी कंपनी को बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी, अपने शेयर अपनी कंपनी को लिस्ट करेगी और वो शेयर जारी करेगी, उसको बोला जाता है पूंजी बाजार। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिक बेसिक सी चीजें बताई है, एक है मुद्रा बाजार और एक पूंजी बाजार है। और मैंने बताया मुद्रा बाजार में क्या पढ़ेंगे हम, बैंकिंग पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मुद्रा बाजार को। मुद्रा बाजार, अब जब आपको लोन चाहिए तो आप दो तरह से लोन ले सकते हैं। या तो आप कहाँ जाओ, या तो आप जाओ बैंक के पास। कहाँ जाओ, बैंक के पास। या फिर आप जाओ किसी साहूकार के पास। जैसे गांव में चलता है हमारे सिस्टम, जब किसान एक फसल वो उगाता है उससे पहले उसे पैसा चाहिए। पुराने टाइम में क्या होता था, किसान जाता था साहूकारों के पास, जमींदारों के पास, सामंतों के पास, और वो उससे एक मतलब हाई जो इंटरेस्ट रेट है वो वसूलते थे। और बेसिकली सिस्टम क्या चलता था, 10,000 रुपए चाहिए किसान को, और उसने बोला कि भाई फिर 6 महीने का ब्याज लगेगा, मान लीजिए 5,000 रुपए। तो टोटल कितना रीपे करना है 6 महीने के बाद, उसको 15,000। अब वो 5,000 10 में से ही काट के फिर 5,000 उसको देता था। कितनी मतलब ये विडंबना है, चाहिए उसको 10,000 रुपए का लोन, 5,000 6 महीने का ब्याज है, इतनी ब्याज की हाई दर, 15,000 रुपए उसको रीपे करना है कब, 6 महीने के बाद। तो वो पहले ही ब्याज के पैसे ले रहा है, और किसान को कितने मिल रहे हैं, 5,000 उसके हाथ में आए। ठीक है, पहले ही ब्याज के पैसे उसने काट लिए, फिर वो क्या करेगा, 10,000 रुपए 6 महीने के बाद उसको देगा। तो ये है लॉस उसके। ठीक है, तो 5,000 का ब्याज उसने पहले ही काट लिया। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं मुद्रा बाजार, ये दो टाइप का होता है। जब आप जाओगे बैंक के पास तो वो होता है संगठित बाजार। एक होता है संगठित बाजार और एक होता है असंगठित, जिसको हम अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। अब देखिए, संगठित का मतलब क्या हुआ, जहां पे निश्चित कानून या मानदंड होते हैं। बैंक है वो आपको पहले बताएगा कि भाई हम इतना ब्याज लेंगे। बैंक है वो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। बैंक ने कुछ निश्चित कानून और मानदंड अपना रखे हैं। आपका पैसा सुरक्षित है, आपने जो लोन लिया है उस पे कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं वसूला जाएगा। टर्म्स और कंडीशन शर्तें वो सारी बताई जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, कानूनों का क्या है, कानून है या निश्चित क्या है, मानदंड है। जैसे मैंने क्या बताया आपको, बैंकिंग सिस्टम, इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमारे सिलेबस में भी है। या फिर आप जाओगे कहाँ पे, साहूकारों के पास, जो ब्याज पे पैसा आपको देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कानूनों का अभाव होगा, कानूनों का अभाव होगा। अब आप देखते हो पुरानी मूवीज वगैरह, पुराने सिस्टम आज भी गांव में देखते हैं, ब्याज पे ब्याज लगाया जा रहा है, कोई निश्चित कानून नहीं है। अंगूठा लगा के उनकी वसीयत है वो अपने नाम कर ली, पहले ही पेपर्स रख लिए, फिर बोला कि आपने इतने ब्याज का किया था पर मैंने इतने का बोला था। बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं है। तो ये क्या है, कानूनों का यहाँ पे अभाव है। सिलेबस में क्या है हमारे, बैंकिंग। संगठित क्षेत्र का, मुद्रा बाजार में जो संगठित क्षेत्र है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं वित्तीय बाजार कैसे काम करता है, क्योंकि जब मैं स्टॉक मार्केट बताऊंगा तो ये चीज आपके पहले से क्लिक होगी कि बैंक क्या काम करते हैं और स्टॉक मार्केट यानी वित्तीय बाजार क्या काम करते हैं। लोगों को यही नहीं पता शेयर क्या होता है, लोगों को पता नहीं शेयर बाजार कैसे काम करता है। पर हम ये जो आपने ये सारी जो रामायण मैंने बताई है, इसका पर्पज, मेरा पर्पज यही है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स एक सीक्वेंस में पढ़ा सकूं। अब मैंने बताया मुद्रा बाजार, और मुद्रा बाजार में हम बैंकिंग देखेंगे क्योंकि ये संगठित क्षेत्र वाला सिलेबस में है। सिलेबस में क्या है, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति। ठीक है, तो अब हम बैंकिंग पढ़ते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। हम ये देखते हैं, देखिए
भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जो भारत का केंद्रीय बैंक है। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत का कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही अमेरिका में क्या है? फेडरल रिजर्व। हर देश का एक केंद्रीय बैंक है जो देश के लिए मौद्रिक नीति बना रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन कर रहा है। तो भारत में कौन है? भारतीय बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। अब आरबीआई का एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि उस एक्ट में क्या क्या चीज दी हुई है। उस एक्ट में जो बैंक का क्लासिफिकेशन है, जो बैंकों का वर्गीकरण है, जो बैंकों की परिभाषाएं हैं, वो जनरली मैं आपको इजी वे में करके यहाँ पे बता रहा हूँ। एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, अनुसूचित बैंक कौन से हैं, सार्वभौमिक बैंक कौन से हैं, वाणिज्यिक बैंक कौन से हैं, उनकी हम बेसिक बेसिक जानकारी देखेंगे। उसके बाद हम बैंक का इतिहास देखेंगे, आरबीआई का इतिहास देखेंगे, हम मौद्रिक नीति पढ़ेंगे, बैंक की जो रेट्स है वो सारी चीजें हम एक इजी वे में पढ़ेंगे। वरना ये बैंक वाला जो चैप्टर है, या आप किसी बुक को उठा लीजिए, कहीं पे सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ, स्टूडेंट है वो कंफ्यूज में ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, आगे का पढ़ा पीछे का भूल गया, सारी चीजें वो एक जगह पे जब घोच पोच हो जाती है तो स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ क्या रहा है। सीक्वेंस से आप पढ़ोगे तो आपको पूरा एकदम प्रॉपर समझ में आएगा। और मेरी आपसे ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं जितना आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, धीरे बोलता हूँ। तो आप उन चीजों को साथ में क्या करिए, नोट डाउन करिए, या स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक रजिस्टर में उसको मेंटेन करिए। सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो चीजें फैक्ट्स होंगे वो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। एक सेकंड में पानी पी लूं। अब देखिए, पहले हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट है 1934 का, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई एक्ट। ये एक आरबीआई का अधिनियम है। उसके अकॉर्डिंग हम बैंकों के जो क्लासिफिकेशन है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एक, आरबीआई ने बता रखा है अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बोले तो, अनुसूचित बोले इनको स्केड्यूल्ड बैंक बोलते हैं इंग्लिश में, स्केड्यूल्ड बैंक। ये क्या होते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया आरबीआई का एक्ट है 1934 का। इसकी एक अनुसूची है सेकंड। कौन सी अनुसूची है? सेकंड, दूसरी अनुसूची। तो ऐसे बैंक जो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में है, दूसरी अनुसूची में है, उनको क्या बोला जाता है? अनुसूचित बैंक। आरबीआई की सेकंड अनुसूची, दूसरी अनुसूची, आरबीआई एक्ट 1934 की जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो बैंक लिस्टेड है उनको बोला जाता है अनुसूचित बैंक, ठीक है। तो ये हो गए अनुसूचित बैंक की मैंने आपको बताई। दूसरी अनुसूची में जो बैंक उल्लिखित होते हैं उनको बोला जाता है आपके क्या? अनुसूचित बैंक। अब देखिए, ये अनुसूचित बैंक होते हैं, ये क्या, इन पे क्या होता है? आरबीआई के जितने भी नियम कानून है उनको इसका पालन करना अनिवार्य होता है। तो ये आरबीआई के जो कानून होते हैं, आरबीआई के कानून, उनका अनुपालन जरूरी। भाई सेकंड अनुसूची में है और आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी कानून है वो इन पे अप्लाई होते हैं और इनको अनुपालन करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ये हो गए अनुसूचित बैंक। तो आपसे कोई भी पूछे स्केड्यूल बैंक मींस स्केड्यूल, स्केड्यूल मींस सेकंड शेड्यूल। आरबीआई एक्ट के 1934 के सेकंड जो शेड्यूल है उसमें उल्लेखित बैंक क्या हो गए? शेड्यूल बैंक। अब ये जो शेड्यूल्ड बैंक है, अनुसूचित बैंक, इनके दो क्लासिफिकेशन है। दो क्लासिफिकेशन कौन से हैं? एक हो गया वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। कौन सा हो गया? वाणिज्यिक बैंक। और एक हो गया आपके सहकारी बैंक।
जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। एक हो गया आपके कॉमर्शियल। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। उसके बाद देखिए, मैं अभी ये चार्ट बता रहा हूं आपको, क्या है साथ साथ में थोड़ा चार्ट को अभी देखना है, बस आपको यहाँ पे समझना है थोड़ा सा। उसके बाद हम धीरे धीरे क्या चीजों को खोलते हुए चलेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में पढ़ो, ताकि आपके कोई चीज मिस ना हो, सिलेबस का कोई भी जो पॉइंट है वो मिस ना हो। देखिए, वाणिज्यिक बैंक दो टाइप के होते हैं। वाणिज्यिक बैंक दो टाइप के हैं। एक को बोलते हैं सार्वभौमिक बैंक। कई बार एग्जाम में ये छोटी छोटी टर्म पूछ ली जाती है, इसको यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। एक होता है विशेषीकृत, या इनको विभेदित भी बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं। ये वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के हैं, सार्वभौमिक और विशेषीकृत। एक बार सिर्फ आप गौर से चार्ट को देखते रहिए। देखिए, सार्वभौमिक हो गया और एक हो गया विशेषीकृत। सार्वभौमिक बैंक तीन टाइप के हैं। एक बैंक है आपके सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। एक है निजी क्षेत्र का बैंक, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। एक हो गया विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक। ठीक है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल बैंक को मैंने तीन कैटेगराइजेशन में बांट दिया, सार्वजनिक क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का और विदेशी बैंक। अब है विशेषीकृत या विभेदित बैंक। हम वाणिज्यिक बैंक है इनका ही क्या क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। विशेषीकृत या विभेदित बैंक, जैसे आपने एक नाम सुना होगा आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, एक होता है भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक इनको बोलते हैं। हम सारे हैं इनको एक एक करते हुए क्लासिफिकेशन इनका करेंगे, अच्छे से करेंगे। एक बार आप सिर्फ चार्ट है उसको ध्यान से देखते रहिए। सहकारी बैंक होते हैं, ये इनकी दो कैटेगरी होती है। एक होता है शहरी सहकारी बैंक और एक होता है ग्रामीण सहकारी बैंक। एक बार इस चार्ट को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप बना लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक एक चीजों को क्या है इजी वे में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम वाणिज्यिक बैंक देखते हैं। वाणिज्यिक बैंक, देखिए चार्ट पे चलते हैं। क्या है, आरबीआई एक्ट सेकंड शेड्यूल में अनुसूचित अनुसूचित दो टाइप के वाणिज्यिक और सहकारी, वाणिज्यिक दो टाइप के सार्वभौमिक और विशेषीकृत। पर मैं अभी क्या बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, वाणिज्यिक बैंक जिनको हम कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, ये क्या होते हैं। कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, ऐसे बैंक जिनका उद्देश्य क्या है, जिनका उद्देश्य है लाभ कमाना, लाभ कमाना। यानी ऐसे बैंक जिनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है लाभ कमाना। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बैंक लाभ कैसे कमाते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता बैंक कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक क्या करता है, बैंक दो काम करता है। एक तो आपकी जमाएं क्या है, स्वीकार करता है, जमाएं स्वीकार करता है, और एक क्या करता है, ऋण देता है। तो आप बैंक के पास जाते हैं, या तो अपना पैसा जमा करवाते हैं, या फिर आप बैंक से लोन लेते हैं। जो जमाएं बैंक के पास आती है उनमें से बैंक क्या है, लोन में वितरित करता है। अब क्या होता है, जब जमाएं स्वीकार की जाती है तो बैंक क्या करता है, ब्याज देता है। भाई बैंक ने क्या किया, ब्याज दिया। जब जमाएं हुई सेविंग अकाउंट में, बैंक क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है। ऋण पे क्या कर रहा है बैंक, ब्याज लेता है, ब्याज लेता है। अब देखिए, जो जमाएं हैं स्वीकार, जो जमाएं स्वीकार करी है बैंक ने, वो क्या है बैंक की, वो बैंक की क्या है, असेट्स है। यानी बैंक की ये परिसंपत्तियां हैं। ये बैंक, वो सॉरी, जो ऋण दे रहा है बैंक, वो क्या है, बैंक की असेट्स है। यानी बैंक ने जिनको लोन दिया है वो बैंक की क्या है, परिसंपत्ति है। बैंक उनसे वापस लेगा वो पैसा। अब जो जमाएं हैं वो बैंक को देनी पड़ेगी, तो ये क्या है, बैंक की देयता। ये क्या है, बैंक की लाइबिलिटी है। बेसिक सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने क्या बताया, वाणिज्यिक बैंकों का उद्देश्य है लाभ कमाना। ये लाभ कैसे कमाया जाता है, जो ब्याज ऋण पे बैंक लेता है, जितना ब्याज बैंक ने ऋण देके लिया, उसमें से क्या है, ब्याज जो दे रहा है उसको माइनस किया जाता है। जो ये वाला ब्याज है, मान लीजिए इसको मैं ए बोलता हूं, इसको बी, तो बैंक का प्रॉफिट क्या हो गया, बैंक का लाभ, वो हो गया ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, यानी जितना ब्याज बैंक, देखिए लोन पे ज्यादा ब्याज ले रहा है और जमाओं पे ब्याज कम देता है, यही बैंक की क्या है, इनकम है। यही बैंक का क्या है, लाभ है। तो बैंक का लाभ, वाणिज्यिक बैंक कौन से हो गए, जिनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है। ये एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कुछ बेसिक सी चीजें देखेंगे, इन जमाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बैंक की जमाएं, बैंक की जमाएं ये दो टाइप की होती है। बैंक में जो पैसा जमा होता है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है इन पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक होती है मांग जमाएं, इनको बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। एक होती है आवधिक जमाएं, इनको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। एक सेकेंड। देखिए, मैंने आपको बताया बैंक की जमाएं दो टाइप की है, मांग जमाएं और आवधिक, या इसको सावधिक भी बोलते हैं, सावधि जमाएं, टर्म डिपॉजिट। ठीक है, ये क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, मांग जमाएं जो होती है उसमें दो टाइप के अकाउंट खोले जाते हैं। एक होता है चालू खाता, करंट अकाउंट। एक होता है आपके बचत खाता, जिसको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट। अब आप देखते हो, आप अपना खाता खुलवाते हो बैंक में, उसको बचत खाता बोलते हैं हम। और जब कोई बिजनेस फर्म अपना खाता बैंक में खुलवाती है, उसको क्या बोला जाता है, चालू खाता या करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट तो कौन खुलाएगा,
ये खुलाएगा बिजनेस फर्म में, बिजनेस फर्म। और इन पे क्या है, कोई ब्याज नहीं मिलता, कोई ब्याज नहीं दिया जाता बैंक के द्वारा। सेविंग अकाउंट होती है वो कौन खुलाता है, वो कोई आम आदमी या व्यक्तिगत, जो आम आदमी होता है उसका अकाउंट होता है ये, आम लोगों का। और इस पे क्या है, बैंक क्या है, ब्याज देती है, बैंक ब्याज दिया जाता है। ये दो चीज हमने देखी। एग्जाम में सवाल पूछते हैं बैंक की जमाएं कितने टाइप की होती है, एक होती है डिमांड डिपॉजिट मांग जमाएं, एक होती है आवधिक या सावधि जमाएं टर्म डिपॉजिट जिनको बोला जाता है। इनमें दो खाते होते हैं, एक चालू खाता करंट अकाउंट जो बिजनेस फर्म का होता है, कोई ब्याज नहीं मिलता इस पे। एक होता है बचत खाता सेविंग अकाउंट जिसपे व्यक्तिगत या आम लोगों का होता है, इस पे ब्याज दिया जाता है। ये जो साव आवधि या सावधि जमाएं हैं टर्म डिपॉजिट, ये भी दो प्रकार की है। एक को बोलते हैं एफडी, आपने नाम सुना होगा एफडी का, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी का आपने नाम सुना होगा, गर्ल्स है स्पेशली, उनके एक आजकल ट्रेंड चल गया है दहेज में कि एफडी करवाई है। राजस्थान में देखा है बहुत सारी शादियों में जो गर्ल्स के लिए बोला जाता है कि इतने की एफडी मेरे पापा ने करवा रखी है। ठीक है, तो ये एफडी क्या हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये टर्म का एक टाइप है। एक होता है आरडी, आरडी को हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी क्या होता है, एफडी में ये होता है सिंपल सा कि आपने जैसे एक फिक्स अमाउंट है, एक निश्चित राशि वो जमा करवा दी एक निश्चित समय के लिए, जैसे आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिए 5 साल के लिए। अब आपको उस पे क्या है, ब्याज दिया जाएगा और 5 सालों के बाद वो आपकी राशि है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आरडी में क्या होता है, आरडी यानी रिकरिंग यानी बार बार, आप एक निश्चित समय के लिए बार बार पैसा जमा करवा रहे हैं। जैसे आपने 5 साल के लिए निश्चित टाइम है 5 साल का और उसमें हर मंथ करवा रहे हैं या 1 साल से करवा रहे हैं, बार बार पैसा जमा करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो एफडी और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, एफडी में तो एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए, और इसमें क्या है, बार बार जमा करवा सकते हैं निश्चित समय के लिए। ठीक है, ये चीज हमने देखी। एफडी में एक फिक्स राशि हम जमा करा रहे हैं और निश्चित समय के बाद हम उसको निकाल सकते हैं, बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है, इस पे दोनों पे ही ब्याज दिया जाता है। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए चार्ट पे जाते हैं हम वापस। मैंने आपको बता दिया अनुसूचित के बारे में। फिर वाणिज्यिक बैंक हमने पढ़ा जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है। वाणिज्यिक बैंक के अकाउंट देखे, जमा खाता, मांग डिपॉजिट देखी और अपने अवधि जमा देखी। उसमें हमने दो प्रकार के खाते देखे, चालू खाता, एक बचत खाता। उसके बाद हमने क्या देखा, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। सीक्वेंस से हम चल रहे हैं, वाणिज्यिक बैंक पढ़ा। अब हम देखेंगे सार्वजनिक, तब ये सार्वभौमिक बैंक, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के बाद तीनों को, इनको देखेंगे, फिर विशेषीकृत, इनको देखेंगे। ठीक है, तो सार्वभौमिक हम देखते हैं, यूनिवर्सल क्या होता है बैंकिंग। देखिए शब्द होते हैं ना, वो ही अर्थ बता देते हैं। सार्वभौमिक बैंक का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक बैंक का मतलब होता है ऐसे, ये जो बैंक होते हैं ये सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य करते हैं, सारे प्रकार के बैंकिंग कार्य ये करते हैं ये बैंक। ठीक है, तो मैं यहां बोल सकता हूं सभी प्रकार के
बैंकिंग कार्य ये करते हैं। बैंकिंग कार्य कौन से होते हैं? जैसे बैंक क्या करता है? जमाएं स्वीकार करता है। बैंक क्या करता है? लोन देता है, ऋण देता है। बैंक क्या करता है? भुगतान का एक मंच प्रदान करता है। जैसे बैंक आपको चेक बुक देता है, चेक जारी करता है। क्रेडिट कार्ड देता है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। बैंक आपको लॉकर की सुविधा देता है। ये सार्वभौमिक बैंक का मतलब क्या हो गया? ऐसे बैंक जो सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य कर सकते हैं। सिंपल सा है, सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य जो कर सकते हैं वो सार्वभौमिक बैंक है। अब आप बोलोगे कि ऐसे कौन से बैंक है जो सभी प्रकार के बैंक कार्य, जैसे मैं आपको बताऊंगा विशेषीकृत या विभेदीकृत, उसमें पेमेंट बैंक बताऊंगा, वो कुछ बैंकिंग काम नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में आएंगे? वो विशेषीकृत में। पर सार्वभौमिक का मतलब जो सभी प्रकार के क्या है बैंकिंग कार्य है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तीन मैंने आपको बताया, चार्ट पे आओ वापस आप। मैंने बताया एक है सार्वभौमिक में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, एक है निजी क्षेत्र का बैंक और एक है विदेशी क्षेत्र का बैंक। तो हम अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। ठीक है, और इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये सार्वभौमिक बैंक बैंक है, ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे लाए गए थे, बनाए गए थे। ठीक है, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, एक ये फैक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से होते हैं? पहली बात तो ये अनुसूचित होते हैं या नहीं होते हैं, हमने पढ़ा अनुसूचित। अनुसूचित में दो कैटेगरी देखी हमने। ठीक है, एक वाणिज्यिक बैंक और एक सहकारी बैंक। फिर वाणिज्यिक में हमने देखा सार्वभौमिक बैंक। तो ये सार्वभौमिक की कैटेगरी है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। वाणिज्यिक बैंक होते ही हैं, लाभ कमाना इनका उद्देश्य है ही। तो ये क्या होते हैं? देखिए ऐसे बैंक जिसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है, सरकार, सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? वो होती है मोर देन 51%। मोर देन 51% जिनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो उनको बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। हम इनको पॉपुलर लोकप्रिय रूप से क्या बोलते हैं? सरकारी बैंक बोल देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एसबीआई, वो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का ही तो बैंक है, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है? मोर देन 51%। 51% से ज्यादा गवर्नमेंट की जिनमें हिस्सेदारी हो उनको बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। अब एक नोट करके आप लिखिए, भारत में अभी वर्तमान में कितने बैंक है? ये भारत में वर्तमान में टोटल 12 बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के। कितने हैं? 12 बैंक है, जिसमें सबसे बड़ा है एसबीआई, प्लस 11 11 बैंक और है। ये भारत में कितने अभी टोटल? 11 बैंक, वो 12 बैंक है। और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी हो? 51% से ज्यादा हो उनको बोला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक
देखिए वर्ड इससे ही पता चल रहा है, निजी क्षेत्र का मतलब जिनका स्वामित्व किसके पास हो, स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है। अनुसूचित ये होते ही हैं, सार्वभौमिक का एक प्रकार है, स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है और इनको क्या है, आरबीआई लाइसेंस देती है, आरबीआई लाइसेंस देती है और कुछ शर्तें होती है आरबीआई की। जैसे एक ये होता है कि इनको 10 वर्षों का क्या होना चाहिए, बैंकिंग में काम करने का अनुभव, 10 वर्षों का क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में कार्य का अनुभव। दूसरा, जो मिनिमम कैपिटल है वो होनी चाहिए 1,000 करोड़ रुपए। पहले 500 करोड़ थी, अब 1,000 करोड़ हो गई है निजी क्षेत्र के लिए। मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,000 करोड़, और 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए बैंकिंग में, बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का। आरबीआई इनको लाइसेंस देती है। स्वामित्व किसके पास होता है इनका, निजी क्षेत्रों के पास इनका स्वामित्व होता है। बात करें भारत में इनकी कितनी संख्या है वर्तमान में, तो भारत में अभी वर्तमान में कितने बैंक है ऐसे, टोटल 21 बैंक है, 21 बैंक। ठीक है, ये हो गए निजी क्षेत्र के बैंक। एक बार इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं, इनकी एक शर्त और है कि इनको अपनी 25% जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज, ऐसे क्षेत्रों में खोलनी पड़ेगी जहां पे पहले से कोई बैंक ना हो। ऐसे क्षेत्रों में खोलेगी जहां पहले से कोई बैंक ना हो। ये हो गए आपके निजी क्षेत्र के बैंक। अब एक विदेशी बैंक देख लीजिए जल्दी से आप। विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। विदेशी बैंक का मतलब जिनका स्वामित्व किसके पास है, किसी विदेशी संस्था के पास। तो आरबीआई इनको क्या करता है, अनुमति देना है, आरबीआई स्वीकृति देता है। उसके अलावा बात करें भारत में कितने हैं अभी वर्तमान में, भारत में वर्तमान में कितने विदेशी बैंक है, इनकी संख्या है 45, 45 बैंक है अभी भारत में वर्तमान में विदेशी। और भारत में यदि मैं बोलूं, एक बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आपने नाम सुना होगा, विदेशी बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ये कहाँ का है, ये ब्रिटेन का बैंक है। इसकी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, सर्वाधिक शाखाएं भारत में। ठीक है, टोटल कितनी है, 45 वर्तमान में बैंक है और सर्वाधिक शाखाएं हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ब्रिटेन का बैंक है इसकी है। और जैसे विदेशी बैंकों में एक आपने सुना होगा सिटी बैंक, ये भी क्या है, फॉरेन बैंक है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दो मैंने आपको बता दिए। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने अनुसूचित स्केड्यूल पढ़ा, वाणिज्यिक पढ़ा, उसके बाद सार्वभौमिक में पढ़ा, सार्वजनिक क्षेत्र का पढ़ा, निजी क्षेत्र का पढ़ा, विदेशी बैंक पढ़ा। अब विशेषीकृत या विभेदित बैंक हम पढ़ते हैं, जिसमें आरआरबी, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। क्या कि मैं जितना एग्जाम में आपके जरूरी है उतनी चीजें अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादा हमारे एग्जाम में कोई मतलब ज्यादा ही फैक्ट बताने लग गया तो वो फैक्ट आपके याद भी नहीं होंगे, और सीक्वेंस से हम चल रहे हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हम देखते हुए चल रहे हैं। अब हम कौन सा बैंक पढ़ेंगे, एक लघु बैंक, वो लघु विकास बैंक, एक आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
अब देखिए अगला जो हमारी कैटेगरी है वो है विशेषीकृत बैंक। ये विशेषीकृत बैंक क्या होते हैं? किसी खास उद्देश्य से स्थापित बैंक। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? कोई विशेष उद्देश्य होता है, इसलिए इनको विशेषीकृत बैंक बोला जाता है। सार्वभौमिक क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये सभी प्रकार की बैंकिंग कार्य है वो नहीं कर सकते, कुछ इन पे रेगुलेशंस होते हैं। देखिए विशेषीकृत बैंक में सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है वो है RRB, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है सबसे पहले हम उसकी स्थापना देखते हैं। फैक्ट पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट एक तो है इसकी स्थापना। इसकी स्थापना होती है, जो गांधी जी का बर्थडे है 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। एक फैक्ट है ये भी, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर RRB की क्या है, स्थापना होती है। ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना 2 अक्टूबर 1975, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5th 5 ईयर प्लान। उसमें क्या है, उस अवधि के दौरान क्या है, इसकी स्थापना होती है। एग्जाम में ऐसा सवाल भी पूछा गया है। तो ये हमने कुछ दो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। अब ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं? देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनका एक विशेष उद्देश्य होता है कि जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि जो क्षेत्र है, उनमें हम वित्तीय समावेशन करें, हम लोगों तक बैंक की पहुंच है वो बनाएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी छोटे छोटे जो एरियाज है उनमें हम ये बैंक खोलें। अब इनमें हम बात करते हैं पूंजी संरचना की। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं इनके जो पूंजी संरचना है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। तो इसमें देखिए, इसमें इनकी जो स्थापना होती है, ये एक संयुक्त उपक्रम होते हैं, जॉइंट वेंचर होते हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनमें किसी एक का पैसा नहीं लगा होता। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक बैंक होती है जो इसको प्रायोजक करती है, स्पॉन्सर्ड बैंक होती है। तीनों का पैसा लगा होता है। जैसे एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार और एक है प्रायोजक बैंक। प्रायोजक बैंक बोले तो जैसे आपने कभी नाम सुना होगा बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो बड़ौदा क्या है, प्रायोजक बैंक है, स्पॉन्सर्ड बैंक है। ठीक है, तो बड़ौदा क्या हो गई, स्पॉन्सर्ड बैंक हो गई। तो अब इसमें जो कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो 50% हिस्सा किसका होता है, केंद्र सरकार का। 15% होता है आपके राज्य सरकार का और 35% क्या होता है, वो होता है प्रायोजक जो बैंक होती है, मैंने आपको बताया उसका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना होती है नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजी संरचना केंद्र सरकार 50%, राज्य 15% और प्रायोजक बैंक है वो 35%। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट हम चीजें कुछ देखते हैं। तो 1975 में क्या है, स्थापना हुई। और एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, RRB एक्ट पारित हुआ। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। RRB एक्ट है 1976 में पारित हुआ। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यदि हम देखें तो एक तो वर्तमान में टोटल RRBs कितने हैं, वो है 43 टोटल कुल RRBs। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सिक्किम और गोवा में कोई RRB नहीं है, एक भी RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। सिक्किम व
गोवा में कोई आरआरबी नहीं है। और सबसे पहले जब 1975 में हमने 2 अक्टूबर 1975 को देश में टोटल कितने 5 आरआरबी क्या थे, प्रारंभ में थे, जब मैं बात कर रहा हूं 1975 की। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट है, ज्यादा हमें डीप में आरआरबी के बारे में नहीं जाना, प्रीलिम्स में इतने फैक्ट से आपका काम बन जाएगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट है आपके लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक, इनको बोलते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी क्या है, विशेषीकृत में ही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, देखिए सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि इनका उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं, नाम से ही आपको दिख रहा होगा लघु वित्त बैंक। जो सीमांत कृषक है, छोटे कृषक है, जो छोटे व्यापारी है, छोटे कृषक है, निम्न वर्ग है, उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना क्या है, उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या हो गया, उद्देश्य हो गया आपके सीमांत किसान, लघु इकाइयां, इंडस्ट्रीज या यूनिट्स है, ठीक है, और निम्न आय वर्ग। अब देखिए विशेषीकृत बैंक पढ़ रहे हैं हम, तो विशेषीकृत मतलब वो टारगेट किसको कर रहे हैं, इनको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, विशेषीकृत बैंक है। तो इनको क्या है, ये साख उपलब्ध करवाते हैं। साख मीन्स लोन। अब देखिए जो लघु वित्त बैंक है, इनकी स्थापना कब की गई थी, वो पॉइंट देखते हैं हम। इनकी स्थापना होती है, एक समिति है उषा थोराट समिति, इंपॉर्टेंट है। लघु वित्त बैंक उषा थोराट समिति की सिफारिश पर 2015 में स्थापित किए गए थे। उषा थोराट समिति, लघु वित्त बैंक, और 2015 में क्या है, स्थापना हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे 1975 में स्थापित हुए। लघु वित्त बैंक 2015 में उषा थोराट समिति की सिफारिश पे लागू हुए थे। ठीक है, एक इनमें एक्चुअली में क्या था कि जब 2015 में ये बैंक बनने स्टार्ट हुए, एक आपने नाम सुना होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो यही है स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन आपने नाम सुना होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली क्या होते हैं कि जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, जब 2015 के बाद बनने स्टार्ट हुए, तो यूपीएससी में क्या है, ट्रेंड बना इनके क्वेश्चन पूछने का, पेमेंट बैंक के बारे में और आपके लघु वित्त बैंक के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो अब आरएस में अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं, कुछ विशेषताएं देखते हैं लघु वित्त बैंक के बारे में। ठीक है, एक तो ये विशेषताएं हैं कि इनमें मिनिमम कैपिटल, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बस आपको, कि न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल का क्राइटेरिया है वो है आपके 200 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जो लघु वित्त बैंक है, ये जो जमाएं मैंने आपको बताई, जमाएं दो टाइप की बताई थी आपको, एक तो डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, जमाएं बताई थी आपको कौन सी, मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट और वो। तो ये क्या है, आपके जमाएं डिमांड डिपॉजिट भी ले सकते हैं और ऋण भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनकी जो पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ की क्या है, पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लघु वित्त बैंक में
और दूसरा, इनको क्या है, आरबीआई लाइसेंस देता है, बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का इनको अनुभव होता है, उसके आधार पे आरबीआई इनको लाइसेंस देता है। तो वो हम 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। ठीक है, एक तो चीज ये कि इनको क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव, ये वाला क्लोज, 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, तब क्या है आरबीआई लाइसेंस देता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज ये कि इनको 25% शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी पड़ेगी। जैसे मैंने निजी बैंक के बारे में बताया, ऐसे क्षेत्रों में खोलनी पड़ेगी जहां पे कोई बैंक नहीं है। और ये जो आपके लघु वित्त बैंक है, इनको 25% शाखाएं क्या है, अपनी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे इनको 25% शाखाएं हैं वो खोलनी पड़ेगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट विशेषताओं में एक तो मैंने बताया 10 वर्षों का अनुभव, एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये भी है इनकी कि इनको जो अपना टोटल लोन है, ये जितना लोन देते हैं उस लोन का, और 50% जो हिस्सा है, 50% हिस्सा है, वो क्या है, 25 लाख रुपए तक के लोन इनको देने पड़ेंगे। यानी 25 लाख रुपए से कम के लोन इनको देने पड़ेंगे, 50% लोन। ठीक है भाई, 50% हिस्सा इनको, 25 लाख रुपए तक के लोन है वो ही दे सकते हैं। ये अपने जितना लोन देते हैं उसमें से आधा लोन, सिर्फ 25 लाख से कम के लोन इनको देने हैं। ये इनकी एक विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके बाद इन पे सीआरआर और एसएलआर आगे पढ़ाऊंगा आपको, इनके नियम भी क्या है, लागू होते हैं। सीआरआर और एसएलआर के नियम भी लागू होते हैं। एक विशेषता ये लिख लीजिए कि इनको 25% जो शाखाएं हैं वो कहाँ खोलनी पड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे निजी बैंक में था, ऐसे बैंक वहां खोलनी पड़ेगी जहां बैंक नहीं है, और 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो लगभग काफी देर की हो चुकी है। अब एक आपके पेमेंट बैंक बचा है, भुगतान बैंक और सहकारी बैंक, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो उसके बाद बैंकिंग जो इतिहास है उसकी हम देखेंगे, फैक्ट है, अच्छे अच्छे फैक्ट है, आरबीआई बैंकिंग इतिहास, वो सारी चीज हम सब देखेंगे। आपको ये क्लास है क्या, बोरियत वाली लगेगी, क्योंकि इनमें फैक्ट है और विशेषताएं वगैरह ये लिखनी है। जब हम मौद्रिक नीति पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, तब वो क्लास है क्या आपको अच्छी लगेगी। बैंकिंग क्या है, बहुत पजल और बहुत बोरिंग है। मैंने कोशिश की है कि इजी वे में मैं आपको चीजें है वो करवा सकूं। ठीक है, धन्यवाद।